अब जो आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं उस आयोग का नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस का अर्थ ही होता है सतर्कता। सबसे पहले अगर आप समझें सतर्कता का मतलब क्या होता है, तो सतर्कता का तात्पर्य ये है, विजिलेंस का तात्पर्य ये है कि आम तौर पे जो सरकारी मशीनरी हैं, मशीनरी का तात्पर्य ये है कि जो पद हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर निगरानी रखना, इन लोगों के ऊपर निगरानी रखना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस को आप आम तौर में अगर सीधी भाषा में कहें तो इसको कहा जाता है सतर्कता, कि गवर्नमेंट सतर्क भी रहे और इनके ऊपर निगरानी भी रखे कि हमारे अंदर, हमारे अधीन रहते हुए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना ही क्या कहलाता है, सतर्कता। आम तौर पे सीधी भाषा में। वैसे तो इसकी बड़ी टिपिकल टाइप की डेफिनेशन होती है, तो वो आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं होगा। आपका तात्पर्य ये है कि आप केवल उन चीज़ों को समझ जाएं कि वो उसका तात्पर्य क्या है, तो बाकी आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, कि क्या है ये विजिलेंस कमीशन और इसको बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। भारत देश आज़ाद हो गया, ये सब चीज़ आप जानते हैं। अगर मैं आपको आज़ादी के पहले भी लेके चलूँ तो आज़ादी के पहले से ही, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल यहाँ पे चल रहा था, उस समय ही अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार नामक चीज़ आ चुकी थी। लोग उपहार लेके काम करते थे, गिफ्ट लेके काम करते थे, पैसा लेके काम करते थे, डायरेक्ट बगैर किसी रिश्वत के तो कोई काम ही नहीं करता था। तो ये कहानी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही आ गई थी हमारे यहाँ। हमारा भारत जब गुलाम था, देश आज़ाद हुआ और देश के आज़ाद होने के बाद हमें कभी इस चीज़ का अनुभव नहीं हो पाया कि हमारे यहाँ भी हमारे ही भारतीय लोग भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत लेने वाला काम शुरू करेंगे। क्योंकि समय बीतते गया, धीरे धीरे समय निकलता गया, जैसे जैसे नज़र पड़ते गई समाज में गवर्नमेंट की, उनको ये लगा कि वास्तव में अधिकारी पद में जो लोग बैठे हुए हैं ये तो शोषण करने लगे हैं, रिश्वत लेके काम करने लगे हैं, भ्रष्टाचार करने लगे हैं। अब एक एक व्यक्ति, एक एक पुलिस कर्मचारी तो जाके तो चेक कर नहीं सकता कि कौन रिश्वत ले रहा है, कौन रिश्वत नहीं ले रहा है। और रिश्वत लेने वाले की जानकारी तो जनता ही देगी हमें। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने रिश्वत लिया, तो किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को, गवर्नमेंट को तो पता चल नहीं सकता कि उसने रिश्वत लिया है जब तक उसके पास कोई प्रमाण ना हो। और प्रमाण देने का काम जिसने रिश्वत दिया है वही कर सकता है, या उसको रिश्वत लेते हुए किसी ने देखा है वो कर सकता है। तो जब हमें इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को अगर हमें ख़त्म करना है, रिश्वत लेने को अगर ख़त्म करना है, हम जो व्यक्ति जिस चीज़ के योग्य हैं उसको तो वो व्यक्ति मिल ही नहीं पाएगी, उसको तो वो चीज़ ही नहीं मिल पाएगी। ऐसे में लाइन में लंबी कतार में लोग खड़े हैं, किसी व्यक्ति ने रिश्वत दे के डायरेक्ट एंट्री पा लिया। तो ये सारी बातें जब सामने आई तो गवर्नमेंट को लगा कि एक कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए जो केवल और केवल भ्रष्टाचार के निवारण के लिए काम करे, रिश्वत के प्रति काम करे, जो रिश्वत लेने वाले हैं उनको पकड़ के उनको सजाए देने का काम करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। इसीलिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, ये रिश्वत लेने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ये जितना भी करप्शन है इसको ख़त्म करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्यों किया गया? केवल और केवल एकमात्र आंसर आप लिख सकते हो कि भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य ही था कि संपूर्ण देश में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखे, उसके कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखे कि कोई अधिकारी करप्शन तो नहीं कर रहा है, और उसी के लिए आयोग बनाया गया। अब देखिए, डायरेक्ट कभी कोई आयोग बनता नहीं है। शुरुआत में जब केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया गया तो केवल मुख से संकल्प द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, केवल घोषणा मात्र से इसका आयोग का गठन कर दिया गया। और कैसे किया गया? गवर्नमेंट के पास इतना नॉलेज तो नहीं था कि वो डायरेक्टली पता कर सके कि किस आयोग को बनाना है, उसमें कौन व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति नहीं होगा। ये सारी बातें आमतौर पे गवर्नमेंट के समझ के बाहर हो जाती हैं। इसीलिए जब आयोग के गठन करने की बात आई तो सबसे पहले एक समिति का गठन किया गया, और समिति का नाम था, उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के संथानम।
और उनकी अध्यक्षता के कारण ही उस समिति का नाम पड़ा संथानम समिति। पेपर में कई दफ़ा आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिश पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखेंगे 1962 से लेकर 1964 के दौरान, शुरुआत तो 62 में ही हो चुकी थी और 64 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट को भी पेश कर दिया था। तो के संथानम समिति का गठन किया गया सबसे पहले, और के संथानम एक व्यक्ति का नाम है जो उस समिति के अध्यक्ष थे। इनका काम था, इस समिति का ही काम था कि ये संपूर्ण देश में जायजा करके ये पता करे कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को निवारण करने के लिए हम क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ को लेके इसे सिफारिश करना था संथानम समिति को। अब जब संथानम समिति बनी और संथानम समिति ने पूरा रिसर्च किया तो उसने ये पाया कि हाँ, देश में भ्रष्टाचार तो है और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, एक आयोग बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ विशेष व्यक्ति होंगे जिनका काम होगा, जिनका दायित्व होगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जाके चेक भी करें और अगर कोई ऐसी शिकायत पाई जाती है तो उसके प्रति कार्रवाई भी करें। तो संथानम समिति की सिफारिश पर आप देखेंगे 19 फरवरी 1964 को एक आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम पर। तो ये कैसा आयोग है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल लेवल का आयोग है। ध्यान इस बात का रखेंगे कि राज्य के लिए कोई भी सतर्कता आयोग नहीं है, राज्य के लिए कोई भी सतर्कता आयोग नहीं है, वहाँ पे लोकायुक्त चलने लगते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताऊंगा। तो ये जो सतर्कता आयोग बना, इसका काम केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य तीनों के लिए बराबर किया गया कि भैया आपको संपूर्ण देश में आपको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करना है। और ये जो संथानम समिति बनी, इस समिति को ही कहा गया भ्रष्टाचार निवारण समिति के संथानम समिति। सीधे सीधे पूछेगा कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के निवारण के लिए बनाई गई समिति है? पहला बोलेगा संथानम समिति, दूसरा बोलेगा देवराय समिति, तीसरा बोलेगा इंद्रजीत समिति, तारकुंडे समिति, ऐसे 4-5 नाम आपको दे देगा। और उन 4-5 नामों में आपको पता करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो के संथानम समिति, और इसी के संथानम समिति की सिफारिश पर 19 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। आयोग बना तो आयोग का मुख्यालय होगा, आमतौर पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग केंद्रीय लेवल के जितने भी आयोग हैं उन सबका मुख्यालय हम देखें तो दिल्ली में है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आमतौर पे भोपाल, 1-2 ऐसे आयोग हैं जिनका मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे मंत्रालय की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आएगा कि ये जो आयोग बना, इसके पहले बनाया गया था CBI, सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन। दरअसल कहानी ये है कि जब 1963 में CBI को बनाया गया तो CBI को कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया और CBI का ही एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं सतर्कता आयोग को, CBC को। तो अगर देखा जाए तो CBC वर्तमान में एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर कोई मंत्रालय काम नहीं करता, इसके ऊपर किसी भी मंत्रालय की बात नहीं चल सकती। ये हर अधिकारियों से मुक्त है, हर मंत्रियों से मुक्त है, हर व्यक्ति से मुक्त है। ये अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपनी बातें खुद बना सकता है, इसके ऊपर किसी मंत्रालय का दबाव नहीं होगा। तो ये क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय जो केवल और केवल संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, जिसका उत्तरदायित्व केवल संसद के प्रति है, संसद के प्रति जवाबदेह है। पर यहाँ कार्मिक मंत्रालय मैंने इसलिए लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कार्मिक मंत्रालय को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पेंशन और जन शिकायत मंत्रालय मिलता है, और कार्मिक मंत्रालय का काम भी शिकायत को लेके ही काम करना है। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ जुड़ता है। तो अगर देखा जाए तो ये कार्मिक मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके अधीन रह के नहीं, कार्मिक मंत्रालय के साथ मिलकर ये काम करता है और एक स्वतंत्र निकाय है जिसको आप देखेंगे कि यह संसद के प्रति उत्तरदायित्व, केवल संसद के प्रति उत्तरदायित्व, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रकृति देखेंगे कि क्या है निकाय, कैसा है, संवैधानिक है, वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, क्या है। शुरुआत में जब 1964 में इस आयोग का गठन किया गया तो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि इस आयोग को केवल संसद के संकल्प मात्र से गठित कर दिया गया था। तो शुरुआत में ये गैर संवैधानिक था,
इसके लिए ना तो कोई कानून बनाया गया और ना ही संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था इसको बनाने का। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एक गैर संवैधानिक भी हुआ, गैर वैधानिक भी हुआ। तो कुल मिला के आप देखेंगे ये क्या था, एक ऐसा निकाय था जिसका वर्णन ना तो संविधान में था और ना ही ये किसी कानून के माध्यम से बनाया गया। तो हम कह सकते थे इसको 2003 के पहले कि ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। परंतु चूंकि कार्य इसका बहुत विस्तृत है, काम बड़े बड़े कर रहा है और ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले को कोई ना कोई कानूनी दर्जा देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उसकी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। किसी व्यक्ति को अगर उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना है ना तो उसका पद में होना बहुत ज़रूरी है। पद मतलब कानून में होना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सतर्कता आयोग को लेके ये महसूस किया गया कि ये काम बहुत बड़े स्तर का कर रहा है, इसलिए इसको कोई ना कोई कानूनी दर्जा देना ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक संसद में कानून प्रस्तुत किया गया, जिस कानून का नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। वर्ष 2003 में संसद में एक कानून लेके आए, एक विधेयक लेके आए और उस विधेयक को पूरे कंप्लीट संसद रूप में पास कराया गया और उस विधेयक के माध्यम से इस हमारे जो कि गैर संवैधानिक आयोग था, इस आयोग को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पहले भी कि अगर किसी भी आयोग का गठन किसी अधिनियम या किसी कानून या किसी विधेयक के माध्यम से किया जाता है तो वो आयोग क्या कहलाने लगता है, आपका सांविधिक या वैधानिक आयोग या कानूनी आयोग। तो इसके लिए जब एक कानून पारित किया गया और कानून की डेट भी अगर आप ध्यान रखें तो 11 सितंबर वर्ष 2003 को पास कराने के बाद उसी दिन से ये क्या बन गया, एक वैधानिक निकाय बन गया, क्योंकि अब सतर्कता आयोग के लिए एक कानून पास करवाया जा चुका है वर्ष 2003 में। तो वर्तमान में अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये एक वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, जिसके लिए एक कानून है, जिस कानून का नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक, आगे चलेंगे, देखेंगे आयोग हो गया, मुख्यालय हो गया, मंत्रालय हो गया, ये भी देख लिए कि क्या है। अब बात करते हैं संरचना की। संरचना का तात्पर्य है कि आयोग में कौन व्यक्ति प्रमुख होंगे और कितने होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि आयोग में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है। जितने भी आयोग पढ़ेंगे आप, उन सभी आयोगों में आप देखेंगे तो एक ना एक अध्यक्ष जरूर होगा और बाकी अन्य सदस्य होंगे। कई आयोगों में आप देखेंगे तो विशेष सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, आमंत्रित सदस्य होंगे, अंशकालिक सदस्य होंगे। तो ये अलग अलग आयोगों की अलग अलग दास्तान है। इस आयोग की अगर कहानी समझें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, जिस अध्यक्ष को हम मुख्य सतर्कता आयुक्त के नाम से जानते हैं। जैसे सूचना आयोग में हमने देखा था कि उसका जो अध्यक्ष है उसको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के नाम से जानते हैं। निर्वाचन आयोग में जो व्यक्ति होता है जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं उसको हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सतर्कता आयुक्त में आप देखेंगे जो व्यक्ति अध्यक्ष होगा वही व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के नाम से आप उसको जानेंगे। एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे, परंतु 2 से ज़्यादा नहीं, केवल 2 सदस्य आप रख सकते हैं। हो सकता है कभी 1 हो कभी 2 हो, परंतु 3 किसी कंडीशन में नहीं होंगे, 2.5 तो हो भी नहीं सकते, है ना। तो कितने होना चाहिए, 2 सदस्य होना चाहिए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। कुल मिला के 3 सदस्यीय निकाय है, मतलब बहुसदस्यीय निकाय है। बात आती है कि इनकी शपथ कौन दिलाएगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा आयोग है, मैं बता चुका हूं कि बहुत रेयर कंडीशन में अगर कोई विशेष आयोग है तो उसमें सारा के सारा काम, नियुक्ति का, शपथ का, ये सारे काम किसको दिलवा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को दिलवा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसकी भी शपथ दिलवाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति अनुसूची क्रमांक 2 से जो कि संविधान में दी गई है उससे नहीं दिलाता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सीवीसी का जो नियम कानून बनाया गया है 2003 का, उसमें ही इनकी शपथ का प्रारूप देके रखा हुआ है। वही प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति सतर्कता आयुक्तों को शपथ दिलाने का कार्य करता है।
चूंकि संविधान के अनुसूची 2 में आप देखेंगे शपथ के बारे में दिया गया है कि कौन कौन लेगा। उस शपथ में एक प्रारूप दिया गया है, वो प्रारूप को पढ़ के जिन जिन व्यक्तियों का नाम वहाँ लिखा हुआ है वो सब शपथ लेते हैं। परंतु सतर्कता आयुक्त की अगर हम बात करें तो इसकी शपथ का प्रावधान जो है इसी के अधिनियम के CBC के अधिनियम के ही अंदर एक प्रारूप दिया गया है, शपथ का प्रारूप। उस शपथ के प्रारूप को पढ़ के ही ये शपथ लेते हैं और शपथ दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गए, संख्याएं हो गई। बात करते हैं नियुक्ति की। बता चुका हूं कि नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा, परंतु स्वयं की इच्छा से नहीं, स्वविवेक से नहीं। यही परंतु तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जब भी इसकी नियुक्ति की बात आएगी तो नियुक्ति करने के लिए एक समिति का गठन करना पड़ेगा पहले। भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, परंतु नियुक्ति करने से पहले उस व्यक्ति की सिफारिश के लिए एक समिति का गठन करना पड़ेगा और उस समिति की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के साथ उसमें विपक्ष का, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, साथ ही साथ गृह मंत्री होगा। गृह मंत्री को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि भाई बड़ा पद है, इसलिए उसको रखना पड़ता है। सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर को रखते थे। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर की जगह यहाँ पे कौन आ गया है? गृह मंत्री आ गया है। हालांकि गृह मंत्री स्वयं एक कैबिनेट मिनिस्टर में आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि एक समिति बनेगी, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, परंतु किसकी अनुशंसा पे, किसकी सिफारिश पे? कौन बताएगा कि किसको करना है नियुक्त? उसके लिए एक समिति बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, साथ ही साथ गृह मंत्री होगा। इन 3 व्यक्तियों से मिलकर एक समिति बनेगी और ये समिति जिस व्यक्ति को कहेगी कि इसे आप सतर्कता आयुक्त बनाइए तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा और शपथ दिला देगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नियुक्ति हो गई है, कितने साल तक के लिए नियुक्त होगा? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कार्यकाल, पदभार कितने समय तक होगा? अगर वर्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो अधिकतम 4 साल तक, मतलब 4 साल तक कोई भी व्यक्ति आयुक्त के रूप में कार्य कर सकता है, सतर्कता आयुक्त के रूप में। परंतु एक और बात इसमें है कि 4 साल और अधिकतम 65 वर्ष तक की उम्र तक का व्यक्ति भी इसमें काम कर सकता है। तात्पर्य सीधा सा है कि अगर कोई व्यक्ति 61 साल की उम्र में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अगर बनता है तो 64 में रिटायर हो जाएगा, 61 से लेकर 64। परंतु अगर कोई व्यक्ति 64 में ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बन रहा है या आयुक्त बन रहा है तो 1 साल तक वो काम करेगा, 65 साल जैसे ही हुआ उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो दोनों कहानियाँ आपको समझना चाहिए कि अधिकतम देखा जाए तो 65 साल की उम्र तक, उसके बाद उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और या तो वर्ष के हिसाब से देखें तो 4 साल तक कोई व्यक्ति आयुक्त बन सकता है। और कोई भी व्यक्ति चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, पुनः नियुक्ति के पात्र बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 बार उसको उसी पद में बिल्कुल नहीं नौकरी दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही रिटायर होते हैं तो किसी भी सरकारी नियोजन के पात्र भी नहीं हैं कि ना राज्य सरकार के अंदर किसी नौकरी कर सकते हैं, ना केंद्र के अंदर, ना केंद्र शासित के अंदर लगभग नौकरी नहीं कर सकते ही। हो सकता है कि कोई प्राइवेट दुकान खोलने अपनी, तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। परंतु सरकारी नियोजन के लिए ये पात्र नहीं होंगे और कार्यकाल इनका होगा 4 वर्ष, अधिकतम 65 साल तक। ये ध्यान रखने वाली बात थी एक। इसके अलावा आप देखेंगे कि कार्यकाल हो गया, पद मुक्ति की बात आती है। पद मुक्ति की अगर बात करें तो मुख्य रूप से देखा जाए नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो स्वाभाविक सी बात है पदमुक्त करने का अधिकार भी किसके पास होगा? जो पैदा करेगा वही मारने का भी अधिकार रखता है। तो बात यही है कि राष्ट्रपति ही पद नियुक्ति कर रहा है तो पदमुक्त करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। किन आधारों पे करेगा? सेम टू सेम वही आधार है। देखा जाए तो अगर जो आयुक्त है वो दिवालिया घोषित हो जाए, वो शारीरिक अपंगता का शिकार हो जाए और अपने पद पे काम न कर सके, कहीं बाहर जाके उसका चरित्र खराब हो जाए, लाभ के पद में लग जाए, कहीं पे जाके दूसरा काम पैसा कमाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति त्यागपत्र दिलवा सकता है। इसके अलावा असमर्थता और कदाचार के हिसाब से भी राष्ट्रपति इसको त्यागपत्र दिला सकता है। कदाचार की डेफिनेशन में आपको स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बने हुए हैं अध्यक्ष सदस्यों के लिए कि इस पद पे रहते हुए ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर ही नहीं सकते। अगर उन नियम कानून का उल्लंघन करके ये कहीं पे भी लाभ का पद अगर लेते हैं कि यहाँ पे भी आयुक्त बन के बैठे हैं और किसी और जगह पे भी डायरेक्टर या बड़े बड़े पद में बैठे हैं और वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर कदाचार का केस लगता है कि इसने कानूनी नियमों को तोड़ के कदाचार किया है। अब जब इसके ऊपर कदाचार और असमर्थता का केस लगता है, तब ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति डायरेक्ट इससे त्यागपत्र नहीं दिलवा लेता। सबसे पहले इस केस की, इसके बारे में जानकारी देगा वो उच्चतम न्यायालय को, और उच्चतम न्यायालय पहले क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद उच्चतम न्यायालय इस बात का पता करेगा कि क्या इस व्यक्ति के द्वारा कदाचार किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वो कदाचार साबित हो जाता है, उच्चतम न्यायालय मान लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने कदाचार किया है, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के कहने पे उसको हटा सकता है। पर अगर उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया तो राष्ट्रपति उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि कदाचार सिद्ध ही नहीं हुआ। तो असमर्थता और कदाचार के हिसाब से जब कभी भी केस बनेगा तो राष्ट्रपति पहले उच्चतम न्यायालय को इस केस को संदर्भ करेगा और उच्चतम न्यायालय के कहने पे, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पे, उसके परामर्श के बाद ही इससे त्यागपत्र दिलवाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, वार्षिक रिपोर्ट की बात करते हैं। साल भर आपने कितना काम किया, कितने दफ्तरों का, कितने कार्यालयों में आपने देखें भ्रष्टाचार और करप्शन के केसेस को सॉल्व किए हैं, इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट बनेगी और उस वार्षिक रिपोर्ट को इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। साल भर आपने जो भी काम किया उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी, उस एनुअल रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना पड़ता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक साल के अंदर आपने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात है। इसका तात्पर्य ऐसे समझें कि मान के चलो इनको 1 फरवरी को रिपोर्ट पेश करना चाहिए था। 1 फरवरी 2021 से लेके 1 फरवरी 2022 को इनको रिपोर्ट पेश करना था, इस 1 साल की रिपोर्ट। अगर हम देखें तो आयोग ने काम करना शुरू किया 21 में, 1 फरवरी 21 से, तो इसकी अगली रिपोर्ट आ जाती 1 फरवरी 2022 तक इसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए था। परंतु किसी कारणवश आयोग ने 1 फरवरी 2022 तक रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। तो फरवरी से आप गिनेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका तात्पर्य ये हुआ 1 अगस्त 2022 तक किसी भी कंडीशन में रिपोर्ट का पेश होना अनिवार्य है। अगर आप दिए गए 1 साल के अंदर रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए तो आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करना जरूरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य का तात्पर्य मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये एक इनके ऊपर बाउंडेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर रिपोर्ट देना इनके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, अब आ जाए हैं कुछ फैक्चुअल बातें में। सेवा शर्तें और नियम की अगर हम बात करें तो जो सेवा शर्तें, जो नियम कानून यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए है कि उनको कैसा घर मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, क्या उनके लिए नियम शर्तें होंगे, कौन व्यक्ति होंगे, कैसे व्यक्ति होंगे, कितनी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए, ये सारी की सारे सेवा शर्तें, नियम कानून जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बनाया गया है, वही सेवा शर्तें, नियम कानून सारी की सारी लागू हो जाती हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों के ऊपर। अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष वाली, सदस्य के लिए सदस्य वाली। जो यूपीएससी के अध्यक्ष को जो सुविधाएं मिलेंगी, जो वेतन भत्ता मिलेगा, जो भी फैसिलिटी मिलेगी, सेम टू सेम वही फैसिलिटी किसको मिलेगी, मुख्य सतर्कता आयुक्त को। यूपीएससी के सदस्य को जो भी वेतन भत्ता फैसिलिटी, जो कुछ भी मिलेगा, जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी मिलेगा, सेम टू सेम वही चीज़ किसको मिलेगी, हमारे यहाँ के सदस्य को, सीबीसी के सदस्य को। तो इनकी जो सेवा शर्तें, नियम कानून है वो यूपीएससी के समान है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के समान है। बात करेंगे कुछ फैक्चुअल डेटा की। तो अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो पहली बार जब सतर्कता आयोग को बनाया गया तो एन.एस. राव को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, मतलब मुख्य सतर्कता आयुक्त जो बने एन.एस. राव बने। वर्तमान में अगर आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार चेक जरूर कर लेना, पर अभी वर्तमान में जो व्यक्ति बने हैं हाल ही में नियुक्त हुए हैं, शायद ये अभी आगे लॉन्ग टर्म तक भी रहें। तो वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष है उनका नाम है सुरेश एन. पटेल। ये है अभी मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में, और इसके अलावा 2 व्यक्ति तो हैं ही, वो तो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में।
और इसके बारे में पूरी जानकारी। अब इसके अलावा रही बात आपके देश मध्य प्रदेश राज्य की, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि मध्य प्रदेश हो या किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो सतर्कता आयोग का गठन नहीं किया गया है, केवल केंद्र में है। हाँ, परंतु यही जो आयोग है राज्य के लिए भी काम करता है, राज्यों को भी अपनी रिपोर्ट देना पड़ता है। पर इसके आधार पे आप देखेंगे तो आगे चल के आप देखेंगे तो लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, उनको कह सकते हैं आपके राज्य में वो इस लेवल का काम करते हैं, तो वो एक अलग से टॉपिक है आपका, उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अभी केवल आप इतनी जानकारी रखें, केवल किसके लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए। मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें जो कि पेपर में बड़ी विशेष होती हैं, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है।